हेलो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जो है कलचुरी वंश, मराठा एवं ब्रिटिश काल के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें प्रथम है कलचुरी वंश। लगभग जो है 6वीं शताब्दी के आसपास जो है मध्य भारत में जो कलचुरियों का अभ्युदय हुआ था और कलचुरियों के आरंभ में जो है महिष्मती महेश्वर जिला खरौद मध्य प्रदेश को सत्ता का केंद्र बनाया गया था। बाद में जो है कोकल्य प्रथम ने जो है कलचुरियों की एक शाखा जबलपुर के समीप त्रिपुर में स्थापित की थी। त्रिपुरी रामराज देव त्रिपुरी के कलचुरी वंश का आरंभिक शासक था। वामराज देव की प्रथम राजधानी कालंजर एवं द्वितीय जो थी त्रिपुरा थी। कोकल्य प्रथम को जो है त्रिपुरी के स्थायी राजधानी बनाने का श्रेय है। कोकल्य प्रथम के बारे में है, यह त्रिपुरी कलचुरी का वास्तविक संस्थापक था। बिलहरी अभिलेख से इसके संबंध में जानकारी मिलती है। शंकरगण द्वितीय इसे जो है मुग्धतुंग या फिर रणविग्रह और जो है प्रसिद्ध धवल के नाम से भी जाना जाता है। बिलहरी अभिलेखों के अनुसार 9वीं शताब्दी में कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगण मुग्धतुंग ने जो है पाली के क्षेत्रों को के शासकों को जो है पराजित कर इसे अपने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बाद में जो है सोमवंशियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे त्रिपुरी शासक ने पुनः वापस शासित कर लिया था। छत्तीसगढ़ की कलचुरी की जो लहरी शाखा का प्रादुर्भाव जो है 10वीं सदी में जो है 1000 ईस्वी लगभग में हुआ था एवं प्रारंभ में इनका केंद्र रतनपुर था। बाद में जो है 16वीं शताब्दी में रायपुर एक नवीन केंद्र के रूप में विकसित हुआ। मराठों के आगमन के पूर्व तक लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का प्रभुत्व था। कलचुरियों की दक्षिण कोशल पर सबसे अधिक समय तक बिताया शासन किया था रतनपुर के कलचुरी। 9वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है कोलकल के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय जो कि मुग्धतुंग ने जो है बाण वंशी शासक जो है विक्रमादित्य प्रथम को परास्त कर पाली क्षेत्र जो कि जिला कोरबा पर कब्जा किया और छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की नींव रखी, परंतु विजय थी अस्थायी थी। संस्थापक था कलिंग राज। आरंभिक राजधानी थी तुमार। राजधानियां क्या क्या हुई थी, तो जो रतनपुर के कलचुरी थे उनकी जो राजधानियां थी तुमार, कलिंग राज वहां पे शासन था। रतनपुर जो है रत्नराज रत्नदेव प्रथम शासक थे। कोशईगढ़ जो है हरेंद्र शाह वहां के शासक थे। फिर आते हैं कलचुरिया को जो है प्रमुख शासक कौन कौन हुए थे, तो कलचुरी वंश के शासकों ने जो दक्षिण कोशल क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन के इस वंश के प्रमुख थे कलिंग राज। शासन क्या था, 1000 से 120 ईस्वी तक राजधानी तुमार थी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो कलिंग राज है। इसके संबंध में जानकारी जाजलदेव के रतनपुर अभिलेख से मिलती है। इसने जो चित्तौड़गढ़ में महामाया मंदिर एवं अनेक तालाब का निर्माण किया था। कमल राज शासन जो 120 लेकर 45 ईस्वी तक कलिंग राज के पश्चात कमल राज शासक बना है और इसने जो है राजधानी तुमार से ही शासन किया था। पृथ्वीदेव द्वितीय के अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार जो है त्रिपुरी शासक गंगदेव के ओडिशा अभियान में जो है सैन्य सहायता प्रदान की तथा इस अभियान में जो है शाहिल नामक व्यक्ति को साथ मिला था, केस को साथ लाया था। रत्नदेव प्रथम जो है शासन का जो है 1045 लेकर 65 ईस्वी 65 तक 1045 लेकर 1065 ईस्वी तक जो है रत्नदेव प्रथम का शासनकाल था। कमल राज के पश्चात रत्नदेव प्रथम शासक बना था। इसने जो है कोमो मंडल के अधिपति वज्जुक की पुत्री नूनल से विवाह किया है। रत्नदेव प्रथम तुमार से शासन करने वाला अंतिम शासक था। इसी तुमार में बंकेश्वर तथा रत्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किया था। लगभग 1050 ईस्वी में रतनपुर की स्थापना की थी। इसने जो है रत्नदेव प्रथम ने जो है रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। रतनपुर में महामाया मंदिर तथा अनेक तालाब का निर्माण रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। इसके काल में जो है रत्नदेव प्रथम के काल में जो है समृद्धि को देखते हुए रतनपुर को जो है कुबेर की उपाधि दी गई थी। रत्न पृथ्वीदेव प्रथम शासनकाल जो है 1065 से लेकर 1095 ईस्वी तक था। रत्नदेव के पश्चात पृथ्वीदेव प्रथम शासक बना था। इसके विषय में जानकारी अमोदा रायपुर एवं लाफा से प्राप्त अभिलेखों से मिलता है। अमोदा अभिलेख में जो है इसे जो है 21,000 ग्रामों का अधिपति बताया गया है। इसने जो है सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। ताम्र पत्रों में इसे जो है महामंडलेश्वर कहा जाता है। यह त्रिपुरी शासकों के सामंत के रूप में कार्य करते थे। इसने जो है पृथ्वीदेव प्रथम ने जो है तुमार में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण मंदिर का तथा बंकेश्वर महादेव मंदिर में चतुशिका 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण करा था। रतनपुर में जो है विशाल तालाब का निर्माण रत्नदेव प्रथम ने कराया था। जाजलदेव प्रथम जो है शासनकाल 1095 से लेकर 1120 ईस्वी तक था और पृथ्वीदेव प्रथम के पश्चात जाजलदेव प्रथम शासक बना था। इसने जो है त्रिपुरी कलचुरी की अधीनता को स्वीकार किया परंतु औपचारिक संबंध बनाए रखा था। अस्वीकार किया परंतु औपचारिक संबंध बनाए रखा था। रतनपुर शिलालेख से इसके विजय जाजल प्रथम के विजय का उल्लेख मिलता है। जाजलदेव प्रथम जो है बैरागढ़, लंजिका, भाणार, उत्कल, सुवर्णपुर एवं दंडकपुर बंगाल, खिमड़ी आंध्र प्रदेश आदि पर विजय प्राप्त किया था और चक्रकोट के छिंदा नागवंशी शासक जो सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया था। उसे जो है मंत्रियों सहित बंदी बना लिया है, लेकिन सोमेश्वर प्रथम की मंत्रियों के आग्रह पर उसे छोड़ दिया गया और जाजल प्रथम ने अपने नाम से जाजलपुर नगर जो आज के समय में वर्तमान में जांजगीर के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना की थी। इसने जो है जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया जो अपूर्ण है। पाली स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर की दीवार पर श्री मज्ज जाजल देवस्य
श्री मज्ज जाजल्य देवस्य कीर्ति उत्कीर्णित है। अपने नाम से स्वर्ण सिक्के चढ़ा था। सोने के सिक्कों पर श्री मज्ज जाजल्य देव एवं गज शार्दुल गंग नरेश पर विजय का प्रतीक चित्रित करवाया है। इसके तांबे के सिक्कों पर जो है हनुमान की आकृति होती थी। रत्नदेव द्वितीय जो है शासनकाल 1120 से लेकर 1135 ईस्वी तक। जाजल्य देव प्रथम के बाद जो है रत्नदेव द्वितीय शासक बना था। इसने जो त्रिपुरी की अधीनता को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। इसके समय में त्रिपुरी कलचुरियों के शासक गयाकर्ण ने जो है दक्षिण कौशल पर असफल आक्रमण किया था। ओडिशा के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने भी इसके राज्य पर आक्रमण किया था। शिवरी नारायण के निकट हुए इस युद्ध में जो है अनंत वर्मन पराजित हुआ था। इसने जो है गौड़ देश जो है बंगाल पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। इसके काल में जो 4 अभिलेख अकलतरा, शिवरी नारायण, पारागांव, परखो से प्राप्त हुई है। पृथ्वीदेव द्वितीय शासनकाल जो 1135 से लेकर 1165 ईस्वी तक था। रत्नदेव द्वितीय के पश्चात जो है पृथ्वीदेव द्वितीय शासक बना था। इसने जो है साम्राज्य का विस्तार करते हुए शहरागढ़, सारंगढ़, भ्रमरकोट, काकरड़ जो है कांकेर को जीता था। इसने जो है पृथ्वीदेव द्वितीय ने जो है चक्रकोट पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था। वहां का जो शासक था अनंत वर्मन चोड़गम भयभीत होकर समुद्र तट की ओर भागे। अनंत वर्मन के बाद उसके पुत्र जटेश्वर को भी पराजित किया था पृथ्वीदेव द्वितीय ने। छत्तीसगढ़ के कलचुरियों में सर्वाधिक जो है 13 अभिलेख जो है पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल से मिलते हैं। कोटगढ़, राजिम, अमोदा, रतनपुर, बिलाईगढ़ एवं कोनी आदि स्थानों में इसके अभिलेख ताम्रपत्र एवं शिला लेख के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके सेनापति जगपाल ने जो है राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। जाजिल देव द्वितीय शासनकाल जो 1165 से लेकर 1168 ईस्वी तक। पृथ्वीदेव द्वितीय के पश्चात जाजल देव द्वितीय शासक बना था। त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह देव का असफल आक्रमण जो शिवरी नारायण के निकट हुआ युद्ध हुआ था। इसके सामंत उल्हण देव ने शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ महादेव मंदिर का निर्माण किया था। इसके राज्यकाल में जो है सोमराज नामक ब्राह्मण ने मल्हार में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। इसके काल के 3 अभिलेख अमोदा, मल्हार तथा शिवरी नारायण से प्राप्त हुए। जगदेव शासनकाल था 1168 से लेकर 78 ईस्वी तक। जाजल देव द्वितीय के मृत्यु के बाद उसके बड़े भाई जगदेव को भारत को जो है शासक बनाया गया था। इसका वर्णन जो है खरौद शिलालेख से प्राप्त अभिलेख से होता है। फिर आते हैं जगदेव की बात होता है। रत्नदेव तृतीय शासनकाल जो 1178 से लेकर 98 ईस्वी तक। जगदेव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रत्नदेव तृतीय शासक बना था। खरौद से प्राप्त अभिलेख से इसके विषय में जानकारी मिलती है। इसके समय जो है अकाल की समस्या के कारण अव्यवस्था का वातावरण था। इसने जो है गंगाधर नामक ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। रत्नदेव तृतीय ने इसने जो है रतनपुर के शासकों को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गंगाधर ने खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर में जो है सभा मंडल का जीर्णोद्धार करवाया था। इसने जो है रत्नदेव तृतीय ने जो है रतनपुर के समीप एक टेकरी पर एक वीरा देवी का मंदिर बनवाया था। प्रतापमल जो शासनकाल था 1188 से लेकर 99 तक। एवं बिलाईगढ़ से प्राप्त अभिलेख एवं बालपुर से इसके सिक्के के विषय में जानकारी मिलती है। सिक्के से इनके विषय में जानकारी मिलती है। अंधकार युग इसके बाद जो है 300 वर्षों तक कलचुरी का प्रमाण इतिहास उपलब्ध नहीं है। विद्वानों ने इस कालखंड को अंधकार का युग कहा है। इस दौरान जो है रतनपुर में निम्नलिखित शासक हुए थे। शासक का नाम था भानु सिंह जो कि 1200 लेकर 1221 तक। नरसिंह देव जो है 1221 से लेकर 1251। भूसिंह देव जो है 1251 से लेकर 1276। प्रताप सिंह उसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रताप सिंह जिसका शासनकाल है 1276 से जो है 1319 ईस्वी तक। जय सिंह देव जो है 1319 से लेकर 1347 ईस्वी तक। धर्म सिंह जो है 1347 से लेकर 1369 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और जगन्नाथ सिंह जो है 1369 ईस्वी से 1407 ईस्वी तक था। वीर सिंह देव 1407 से लेकर 1426 ईस्वी तक। कमल देव जो है 1426 ईस्वी से 1436। शंकर शाह जो है 1436 से 1454। मोहन शाह जो है 1454 से 1472। दादू शाह जो है 1472 से 1497 ईस्वी तक। एवं पुरुषोत्तम शाह जो है 1497 से जो है 1519 तक इनका शासनकाल था। 300 वर्षों के पश्चात कलचुरियों का विवरण पुनः मिलता है जिसमें 14वीं सदी के अंत में जो है कलचुरी साम्राज्य रतनपुर और रायपुर शाखा में जो है बट गया था। इसके बारे में जानकारी ब्रह्मदेव के खल्लारी शिलालेख से मिलता है। इसकी प्रारंभिक राजधानी खल्लारी या खल्ल वाटिका थी। बाबू रेवाराम के अनुसार राजा वीर सिंहदेव के काल में जो रतनपुर राज्य का बंटवारा हुआ तथा रायपुर में लहुरी शाखा की स्थापना हुई थी। फिर फ्रेंड्स आते हैं बहरेंद्र शाह शासनकाल जो है 1519 से लेकर 1546 ईस्वी तक। इसके जो है राजधानी
रतनपुर से स्थानांतरित कर कोशंगा या फिर कोशगई चूरी में स्थापित थी। रतनपुर तथा कोशगई से इसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। बाहरेंद्र शाह के पश्चात रतनपुर के कलचूरियों के अभिलेख नहीं मिलते हैं। कल्याण शाह जो शासनकाल जो 1546 से लेकर 1591 ईस्वी तक, बाहरेंद्र शाह के बाद जो कल्याण शाह शासक बना था, इसके समय की राजस्व जमाबंदी पुस्तिका मिलती है। जमाबंदी पुस्तिका का अध्ययन बिलासपुर के प्रथम बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चीशम द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में कलचुरी कालीन प्रशासनिक राजस्व सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कल्याण शाह की जमाबंदी अकबर के पूर्व की विकसित राजस्व व्यवस्था थी। कल्याण शाह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में लगभग 8 वर्षों तक रहा था। इसकी जानकारी जो है जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी से प्राप्त हुआ है। देवारों के गोपल्ला गीत के में जो है कल्याण शाह का वर्णन मिलता है। बाद में जो है शासक बना था शंकर शाह जो है 1591 से 1606, मुकुंद शाह 1606 से 1617, प्रभुवन जो है 1617 से 1645 ईस्वी, अदली शाह जो है 1645 से 59 ईस्वी, रणजीत शाह जो है 1659 से 85 तक। तखत श्री शासनकाल था 1685 से 99 ईस्वी। इसी ने तखतपुर नगर की स्थापना की थी। राजश्री शासनकाल है 1699 से 1720 ईस्वी। इसने जो है रतनपुर के निकट राजपुर नामक शहर को बसाया था। रतनपुर में जो है बादल महल का निर्माण राजसिंह द्वारा जो है बादल महल का निर्माण रतनपुर में करवाया था। गोपाल मिश्र इसके दरबारी कवि थे। इसने जो खूब तमाशा रचना की थी। राजसिंह निसंतान था, अतः उसने रायपुर शाखा के मोहन सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। राज सिंह की मृत्यु के पश्चात मोहन सिंह उपस्थित नहीं था, अतः उसने अपने चाचा सरदार सिंह को राज्य सौंप दिया था। सरदार सिंह जो 1720 से लेकर 1732 ईस्वी तक राज सिंह का भाई था। इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई रघुनाथ सिंह शासक बना था। रघुनाथ सिंह शासनकाल था 1732 से लेकर 1741 ईस्वी तक। स्वतंत्र शासक था। 1741-45 ईस्वी में मराठों के अधीन रतनपुर कलचुरी शाखा के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। 1741 ईस्वी में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। प्रारंभिक विरोध के बाद जो है रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यहाँ जो भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को मराठा शासक के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। मोहन सिंह जो है 1745 में जो है रघुनाथ सिंह की मृत्यु के बाद मोहन सिंह जो है 1745 से लेकर 1757 ईस्वी तक मराठों के अधीन शासक रहा था। 1757 में जो मोहन सिंह की मृत्यु के बाद रायपुर एवं रतनपुर दोनों में जो मराठों का प्रत्यक्ष शासक स्थापित हो गया था। शिवाजी की रतनपुर यात्रा। शिवाजी की रतनपुर यात्रा के संबंध में यद्यपि कोई प्रमाण नहीं मिलती है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जब शिवाजी औरंगजेब की कैद से छुटकर भागे तो वो आगरा से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर होकर सरगुजा रियासत के घने जंगलों में गुजरते हुए रतनपुर, रायपुर, चंदपुर, गुलबर्गा के रास्ते महाराष्ट्र के रायगढ़ पहुंचे थे। रतनपुर का जो कलचुरी वंश है, लहरुई शाखा, उसके बारे में पढ़ते हैं कि 14वीं सदी के अंत में जो रतनपुर के कलचुरी वंश की एक शाखा रायपुर में स्थापित थी। बाबू रेवराम के अनुसार राजा वीर सिंहदेव के काल में जो रतनपुर राज्य का बंटवारा हुआ तथा रायपुर में लहरुई शाखा की स्थापना हुई थी। स्रोत मिलते हैं खलारी शिलालेख से राजधानी थी खलारी या फिर खलवाटी का आरंभिक राजधानी थी। रायपुर ब्रह्मदेव साय के समय में एवं रतनपुर के शासक जो है रायपुर के शासकों को महाराज कुमार राजा के नाम से संबोधित करते थे। प्रमुख शासक कौन थे? केशव देव। रायपुर जिला गजेटियन के अनुसार जो प्रथम शासक थे रामचंद्र देव शासनकाल 1340 से लेकर 1380 ईस्वी। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक थे खलारी व रायपुर अभिलेख के अनुसार एवं खलारी शिलालेख के अनुसार जो है रामचंद्र देव ने नागवंशी शासक मोनिंग देव को पराजित किया था। रामचंद्र देव के पुत्र ब्रह्मदेव साय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की गई थी। स्मरणीय तथ्य क्या है? तो पीएससी द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में रामचंद्र देव तथा केशव देव दोनों ही रायपुर कलचुरी शाखा का प्रथम शासक मानकर उत्तर लिया जाता है। ब्रह्मदेव शाह जो है शासनकाल जो है 1380 से लेकर 1420 ईस्वी तक ब्रह्मदेव शाह ने जो है शासक बनने के बाद रायपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद फड़ी नागवंशी शासक मोनिंग देव को पराजित किए जाने का विवरण मिलता है। ब्रह्मदेव के काल में 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। एक है हाजी राज का रायपुर शिलालेख, दूसरा है देवपाल मोची का खल्लारी शिलालेख। खल्लारी शिलालेख में जो है देवपाल मोची द्वारा नारायण मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है। ब्रह्मदेव का जो है रायपुर शिलालेख नागपुर संग्रहालय में संरक्षित है। इसके काल में है जो है हाजी राज नामक व्यक्ति के हटकेश्वर मंदिर निर्माण करवाया था। अमर सिंह लगभग जो है 1741 से लेकर 1750 ईस्वी तक रायपुर शाखा का अंतिम शासक था। अमर सिंह को जो मराठों ने 1750 ईस्वी में अपदस्थ कर इस क्षेत्र में मराठा प्रभुत्व स्थापित किया था। अमर सिंह को मराठों ने जो रायपुर, राजिम तथा पाटन 3 परगने जागीर के रूप में दिए थे। 1753 में जो है अमर सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शिवराज सिंह से मराठों ने 3 परगने वापस ले लिए थे। एवं रायपुर का जो कलचुरी शासकों का क्रम, केशव देव था जो 1420 ईस्वी के लगभग, भुवनेश्वर देव जो है 1438 ईस्वी के लगभग, मान सिंह जो था 1463 ईस्वी के लगभग, संतोष सिंह जो 1478 के लगभग, सूरज सिंह था 1498 के लगभग, सम्मान सिंह जो है
1518 ईस्वी के लगभग, चामुंड राय जो है 1528 के लगभग ईस्वी के लगभग, बंशी सिंह जो है 1563 के लगभग, धन सिंह जो है 1582 के लगभग, जैत सिंह जो है 1603 के लगभग, फतेह सिंह जो है 1615 के लगभग, यादव सिंह जो है 1633 के लगभग, सोमदत्त 1650 ईस्वी के लगभग, बलदेव सिंह जो 1663 के लगभग, उम्मेद सिंह जो है 1685 के लगभग, वारिंग सिंह जो है 1705 ईस्वी के लगभग, अमर सिंह जो है 1741 के लगभग। कलचुरी अभियान जो है शासक एवं प्रमुख विजय, शंकरगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य जयमऊ बाणवंशी प्रमुख विजय एवं कमल राज का उत्कल अभियान, जाजल देव का है भुजबल एवं सोमेश्वर प्रथम छिंदक शासक था विजय, रत्नदेव द्वितीय का था अनंत चोड़ गंगवंश जो गया कर्ण त्रिपुरी गौण शासक बंगाल पर विजय प्राप्त की थी, पृथ्वीदेव द्वितीय जो अनंत चोड़ गंग एवं जटेश्वर दोनों गंगवंशी थे, जाजल देव द्वितीय जो है जय श्री त्रिपुरी कलचुरी के शासक शाखा के, ब्रह्मदेव शाह जो है मोनिंग देव फणी नागवंशी पर जो है विजय प्राप्त किया था। कलचुरी शासकों की उपाधि कथी, पृथ्वीदेव प्रथम जो है शकल कौशलाधिपति, जाजल देव प्रथम जो है श्रीमंज जाजल देव गज शार्दुल, कलचुरी कालीन शिलालेख और शासक एवं शिलालेख, पृथ्वीदेव के जो है अमोदा ताम्रपत्र रायपुर ताम्रपत्र शिलालेख मिले हैं, जाजल देव के रतनपुर शिलालेख मिले हैं, रत्नदेव द्वितीय का जो है अकलतरा पारागांव शिवरे नारायण एवं सरखो शिलालेख मिले हुए हैं, पृथ्वी देव द्वितीय का जो है कोटगढ़ अकलतरा राजिम बिलाईगढ़ अमोदा एवं रतनपुर अभिलेख प्राप्त हुए, जाजल देव द्वितीय का जो है अमोदा अभिलेख, मल्हार अभिलेख, शिवरी नारायण अभिलेख, रत्नदेव द्वितीय का घरौद शिलालेख एवं बहरेंद्र शाह का गोशगई शिलालेख प्राप्त हुआ है। कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ के 36 जो गढ़ थे उसके बारे में देखते हैं, रतनपुर के अधीन 18 एवं रायपुर के अधीन 18, ये जो थे रायपुर के अधीन था सिमगा, लवन, शारदा, सिरसा, दुर्ग, सिंगारपुर, पाटन, अकलतरा, सिंगारगढ़, देगनगढ़, राजिम, फिंगेश्वर, मोहल्दी, सिरपुर, अमोदा, खल्लारी, सुअरमार, शिवरी, और रतनपुर की शाखा में जो थे नवागढ़, मारो, सिमरिया, पंडर, भाटा, विजयपुर, रतनपुर, लाफा, केंदा, कंड्री, मातिन, पोड़ी, कोशई, कोटगढ़, मदनपुर, सोठी, ओखर। अब कलचुरी प्रशासन प्रबंध, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्र था, राजा शक्ति का केंद्र था, उसके अधिकार जो है असीमित थे तथा उसका निर्णय अंतिम होता था, राजा को सलाह देने के लिए एक अमात्य मंडल होता था जिसमें सभी विभागों के मंत्री होते थे, मंत्री एवं अधिकारी, महामंत्री जो होता था प्रमुख मंत्री होता था, महामात्य होता वित्त मंत्री होता था, महाध्यक्ष जो है सचिवालय प्रमुख होता था, महासंधि विग्रह विदेश मंत्री होता था, महाप्रमात्र जो है राजस्व विभाग प्रमुख होता था, महाक्ष पटलिका जमाबंदी कार्यालय का प्रमुख होता था, महापुरोहित और राजगुरु धर्म विभाग होता, महासेना जो है सेनाध्यक्ष होता, महापीलू पति जो है हस्ती हाथी सेना प्रमुख होता, महाअश्व साधी जो है अश्व सेना प्रमुख, दंड पाशिक जो है पुलिस एवं महाकोटपाल जो है दुर्ग की रक्षा करने वाला होता, गमिक जो है यातायात अधिकारी होता, महाधर्म कर्णिक जो है धर्म विभाग, महाप्रतिहार जो है संचार विभाग, महासामंत जो है सामंत संबंधी विभाग का प्रमुख होता है, महाभांडारिक जो होता है कोषाध्यक्ष होता है। इसके अलावा जो है खंडपाल, बलाधीर एवं माकुतिक अन्य कर्मचारी होते थे। कलचुरी की प्रशासनिक इकाइयाँ, कलचुरी जो होता है राज्य जो है निम्नलिखित प्रशासन इकाइयों में बटा हुआ था, पहले राज्य, फिर विषय, फिर देश या जनपद, फिर मंडल में बटा हुआ था। विषय वर्तमान जिले की तरह है, इकाई है। मंडल का प्रमुख जो होता है मांडलिक या मंडलेश्वर के नाम से जाना जाता है। अभिलेख में निम्न राजस्व प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख है। गढ़ या 84 जो होता है गांवों की संख्या होती, गढ़ या 84 में जो है 84 गाँव होते थे एवं प्रमुख जो होता था गढ़ाधिपति या दीवान या ठाकुर कहलाता था। बरहा या फिर तालुका जिसमें 12 गांव होते थे, दाऊ तालुकाधिपति या बरिन्हा कहलाते थे। ग्राम जो है 1 गांव होता था, गौटिया प्रमुख कहलाता था। जिसे गढ़ाधिपति अगर ब्राह्मण हो तो दीवान, जबकि क्षत्रिय होने पर ठाकुर कहलाता था। गांव का अन्य प्रमुख अधिकारी जो है ग्रामकूट या ग्राम भोगिक के नाम से जाना जाता है। गढ़ाधिपति दाऊ या गौटिया के कार्य क्या है? लगान संग्रह करना, न्याय प्रदान करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना एवं गौटिया के अधिकार क्या है? कृषकों को जो है कृषि भूमि का अधिकार देना या कृषि भूमि से बेदखल करना, लगान बांटने बढ़ाने या कार्य लगान निर्धारण में सहायता, भूमि का लेखा जोखा रखना। गांव की कृषि योग्य भूमि का 1/8 भाग गौटिया को निःशुल्क दिया जाता था। पंचकुल के स्थानीय शासन के संचालन हेतु नगरों और गांवों में एक पंच सदस्यीय संस्था थी। महत्तर जो है पंचकुल का प्रमुख होता था एवं महत्तम जो है पंचकुल का प्रमुख एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। नगरीय प्रशासन के अधिकारी थे। नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था पूर्व प्रधान के नाम से जाना जाता था।
प्रमुख विभाग एवं कर्मचारी कर चुके। तो राजस्व विभाग जो था, विभाग का नाम है जमाबंदी विभाग। विभाग का कार्य है राज्य के आय व्यय का लेखा प्रस्तुत करना था, भूमि की माप करना एवं लगान का निर्धारण करना। लगान निर्धारण जो भूमि लगान का निर्धारण निम्न आधार पर किया जाता था: हल संख्या के आधार पर, बोई गई बीज की मात्रा के आधार पर एवं जमीन की माप के आधार पर। राजस्व का आय का साधन क्या था? तो उद्रंग भूमि से प्राप्त होने वाला लगान राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता था। ऊपरी कर क्या था? सामूहिक कर का नाम है। ये कर थे वन, चर, चारागाह, खनन, नमक, निर्माण, सब्जी व पशुओं की बिक्री, अनाजों के आयात निर्यात पर जो लगता था वो सभी मिलाकर ऊपरी कर कहलाता था। सेरा डोरी के गांव की जमीन का 1/16 हिस्सा जिस पर खेती करके उससे प्राप्त आय सरकारी कर्मचारियों के आवभगत में खर्च किया जाता था उसको कहता था सेरा डोरी। अन्य स्रोतों से आय जो है युद्ध से प्राप्त धन भी राज्य के आय का साधन था। राजस्व विभाग के प्रमुख क्या था? तो महाप्रमात जो है जमाबंदी विभाग का प्रमुख, महाक्ष पटलिक जो है जमाबंदी कार्यालय का प्रमुख होता है। शोलकिक का संग्रह अधिकारी होता है। पुलिस विभाग दंडपाशिक, पुलिस अधिकारी जो है दंडपाशिक के नाम से जाना जाता था। चोराधरणिक या दुष्ट साधक चोरों के पकड़ने का कार्य करता था। अन्य कर्मचारी थे चार्ट जो कि पुलिस था, भार जो है सैनिक था, की नियुक्ति भी शांति व्यवस्था के लिए की जाती थी। अन्य विभाग क्या था? तो डांडिक जो है न्यायाधीश की को कहा जाता था डांडिक। पंचकूल भी न्याय प्रदान करने का कार्य करती थी। सैन्य विभाग चतुरंगी सेना, पैदल, हाथी, घोड़ा व रथ सेना शामिल होते थे। चतुरंगी सेना में महासेनापति या बलाधिकृत सेना प्रमुख को कहा जाता था। महापीलुकपति जो है हाथी सेना प्रमुख को, महाअश्व साधिक जो है अश्व सेना प्रमुख को। धर्म विभाग जो है महापुरोहित, महाधर्माकरणिक जो है धर्म विभाग का प्रमुख है। धर्मलेखी जो है दान पत्रों का हिसाब करते थे। विदेशी विभाग क्या था? तो संधि विग्रहाधिकरण जो है विदेश विभाग का नाम एवं महासंधि विग्रह जो है विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। कल्चुरी कालीन कला संस्कृति, धार्मिक स्थिति क्या है? कल्चुरी मुख्यतः शैव मतावलंबी थे पर अन्य धर्मों को भी ऐसा रक्षक प्राप्त थी। इसकी कुल देवी गजलक्ष्मी थी। कल्चुरी कालीन मंदिरों में गजलक्ष्मी एवं शिव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इसके सिक्कों में जो लक्ष्मी देवी की प्रतिमा अंकित है। इसके ताम्रपत्रों में है शुरुआत ओम नमः शिवाय से हुआ है। सती प्रथा, इस काल में जो सती प्रथा का प्रचलन था जिसका प्रमाण रतनपुर का सती चौरा है। स्थापत्य कहते हैं महामाया मंदिर, रतनपुर में जो है माया मंदिर का तालाबों का निर्माण। विष्णु मंदिर जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण जो कि अपूर्ण था। कचूरी कालीन मंदिर में गजलक्ष्मी एवं शिव की मूर्ति प्राप्त हुई। नारायण मंदिर खल्लारी के नारायण मंदिर का निर्माण देवपाल नामक मोची ने करवाया था। दूधधारी मठ रायपुर में रामानंदी संप्रदाय के वल्लभद्र दास द्वारा दूधाधारी मंदिर की स्थापना की गई थी। नगर प्रमुख जो है रतनपुर, मल्लार, जज्जल्य नगर, विकर्ण आदि प्रमुख है। कल्चुरी कालीन स्थापत्य क्या था? तो शासक, स्थापत्य एवं स्थापना। कलिंग जो है, कलिंग ने स्थापत्य के कलिंग राज के समय महिषासुर मर्दनी मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में है। रत्नदेव प्रथम के बंकेश्वर महादेव मंदिर, रत्नदेव महामंदिर दोनों तुमाड़ में है। महामाया मंदिर रतनपुर में है। महिषासुर मर्दनी मंदिर जो है लाफागढ़ में है। एक महिषासुर मर्दनी जो कलिंग ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद आता है लखनी देवी मंदिर रतनपुर में है एवं पुरापति शिव मंदिर रतनपुर में है। किसने बनवाया पता नहीं। पृथ्वीदेव प्रथम जो है पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का जो कि तुमाड़ में है एवं चतुष्किका जो है बंकेश्वर महादेव मंदिर जो के भीतर जो है तुमाड़ में बनवाया। लाफागढ़ का किला जो है लाफागढ़ में है। पृथ्वीदेव प्रथम के समय पृथ्वीदेव द्वितीय ने गज किला रतनपुर में निर्माण करा। जाजालदेव प्रथम ने नकटा मंदिर जो विष्णु मंदिर है जांजगीर में बनवाया था। जाजालदेव द्वितीय ने है चंद्रचूड़ मंदिर जो कि शिवरी नारायण में बनवाया था। बहारेंद्र शाह के समय में जो है चैतुरगढ़ का किला जो है चैतुरगढ़ में कोषगई मंदिर जो कि कोषगई में बहारेंद्र शाह ने बनवाया था के समय में बना था। राज सिंह जो है बादल मंदिर जो है रतनपुर में है एवं ब्रह्मदेव शाह के समय विष्णु मंदिर देवपाल द्वारा बनवाया गया था। खल्लारी में जैत सिंह देव जो है दूधधारी मठ वल्लभद्र दास रायपुर में बना है। रतनपुर कचुरी शाखा के प्रमुख शासक होते थे कलिंग राज जो 1000 से लेकर 120 ईस्वी तक, कमल राज जो 1020 से 145 ईस्वी तक, रत्नदेव प्रथम 1045 से लेकर 65 ईस्वी तक, पृथ्वीदेव प्रथम जो है 165 से 195 ईस्वी, जाजलदेव प्रथम जो है 195 से 1120 ईस्वी था। रत्नदेव द्वितीय जो है 1120 से 1135 ईस्वी तक और पृथ्वीदेव जो है 1135 से लेकर 1165 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं जाजलदेव 8वें शासक थे जो कि 1165 से लेकर 1168 ईस्वी तक। उसके बाद 9वें थे जगदेव जिनका शासनकाल 1168 से लेकर 1178 ईस्वी। 10वें थे रत्नदेव तृतीय 1188 ईस्वी। 11वें थे प्रतापमल जो 1188 से लेकर 1199। इसके बाद जो 300 वर्षों का अंधकार का युग था। अंधकार के पश्चात कौन कौन से शासक हुए थे? तो बहारेंद्र शाह जो है 1519 से लेकर
1546 ईस्वी तक, कल्याण शाह 1546 से 1591, शंकर शाह जो है 1591 से 1606, मुकुंद शाह 1606 से लेकर 1617, त्रिभुवन शाह जो है 1617 से लेकर 1645, बदली शाह जो है 1645 से 1659 ईस्वी, रणजीत सिंह जो है 1659 से 1685, तखत सिंह 1685 से 1699, राज सिंह जो है 1699 से 1720, सरदार सिंह 1720 से 1732, रघुनाथ सिंह 1732 से 1745, मोहन सिंह 1745 से 1757। प्राचीन काल के प्रमुख वंश एवं संस्थापक कौन थे? तो राजवंश एवं संस्थापक, प्राचीन काल के राजर्षि तुल्य वंश जो है शूर संस्थापक थे। नल वंश के शिशुक या फिर वराह राज जो थे शरभपुरी वंश का शरभराज, पांडु वंश का उदयन या इंद्रवंश, सोम वंश के सिंहराज, फणी नागवंश के अहिराज, चिंदक नागवंश के नृपतिभूषण, कलचुरी त्रिपुरी के जो है वामन देव, कलचुरी रतनपुर के कलिंगराज, कलचुरी रायपुर के है केशव देव या फिर रामचंद्र देव, काकतीय वंश जो है अन्नम देव संस्थापक थे। राजधानियां क्या थी? तो राजर्षि तुल्यकुल वंश का आरंग राजधानी था, नल वंश का जो पुष्करी था, शरभपुरी वंश का शरभपुर, प्रसन्नपुर, श्रीपुर राजधानी था, पांडु का शिरपुर था, बाण वंश का पाली था, चिंदक नागवंश का पाशु था, फड़ी नागवंश का कवर्धा था, कलचूरियों की जो तुम्मार, रतनपुर, कोचगई, रायपुर खल्लाड़ी था, मराठों का रतनपुर था, ब्रिटिश का रतनपुर, रायपुर राजधानियां थी। ये कवर्धा फणी नागवंशी एवं संस्थापक जो है अहिराज, रतनपुर कलचूरी संस्थापक कलिंगराज 995 से 1741 तक इनका शासनकाल था। रायपुर कलचूरी जो है 1409 से 1741 दूसरी शाखा थी कलचूरी की। कांकेर जो है सोम वंश सिंहराज संस्थापक थे। बस्तर में जो काकतीय वंश अन्नदेव संस्थापक थे। 1314 से लेकर 1314 से लेकर 1948 बारसूर छिंदक नागवंशी संस्थापक। नृपतिभूषण 1023 से लेकर 1313 ईस्वी तक। हाँ, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन, रतनपुर शाखा पर मराठा नियंत्रण। भास्कर पंत का जो है आक्रमण 1741 में नागपुर के भोसला शासक रघुजी के प्रतिनिधि के रूप में भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। रतनपुर के शासक रघुनाथ सिंह के समर्पण के बाद ही कलचुरियों की लगभग 8 से लेकर 9वीं शताब्दी की सत्ता का अंत हो गया था। मराठा सामंत के रूप में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह जो है भास्कर पंत ने जो है रतनपुर के कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को जो है 1741 में पराजित कर उसे भोसले राज्य का सामंत बनाया है, जो भोसले शासक के प्रतिनिधि के रूप में 1745 तक रतनपुर पर शासन करता था। मराठा हित की रक्षा के लिए कल्याणगिरी गोसाई को जो है रतनपुर दरबार में मराठा प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। मोहन सिंह जो है मराठा शासक रघुजी ने जो है 1745 में जो रायपुर के कलचुरी शासक मोहन सिंह को रतनपुर का शासक बना दिया था। मोहन सिंह की मृत्यु के बाद जो है 1757 में जो मराठा शासक रघुजी प्रथम के पुत्र बिंबजी भोसले ने जो है रतनपुर में प्रत्यक्ष मराठा शासन स्थापित किया था। रायपुर शाखा पर मराठा नियंत्रण 1750 ईस्वी में जो है लगभग मराठाओं ने रायपुर कलचुरी शाखा के अमर सिंह को अपदस्थ कर जो रायपुर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया था। अमर सिंह को राजिम, रायपुर व पाटन के परगने दिए थे। इसके बदले में उसे टकोली नामक निश्चित वार्षिक भेद देना था। अमर सिंह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी शिवराज सिंह को भी सभी अधिकारों से वंचित कर 1757 ईस्वी में मराठों ने पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया था। इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ में है वंशी कलचुरी शासक का अंत हो गया था। छत्तीसगढ़ में मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ, जो कि लगभग जो है 100 वर्षों तक चला था। इस अवधि में यहाँ की नीतियां भोसले शासकों के मुख्यालय नागपुर से तय होती थी। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासक बिंबाजी भोसले जो है शासनकाल जो है 1757 से 87 तक था। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे बिंबाजी भोसले। बिंबाजी नागपुर के राजा का नाम मात्र अधिकारी था। वह पर्याप्त स्वतंत्र था और रतनपुर में उसकी प्रथम दरबार और सेना थी और उसकी राजधानी जो है रतनपुर थी। प्रारंभ में जो है बिंबाजी ने दीवान घोड़े महादेव व नीलू पंत के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन किया। बिंबाजी का छत्तीसगढ़ आगमन कुछ मराठा शासकों के बाद हुआ था, जो कि निम्न थे: कृष्ण भट्ट उपाध्याय, मशार नील्हे एवं रामचंद्र बंची माधव, रामचंद्र मजुमदार एवं हरवाजी पंत, कृष्ण जी मोहित एवं मोहम्मद खां एवं कादर खां। बिंबाजी के दीवान नीलू पंत ने जो 1756 में बस्तर नरेश दलपत देव पर आक्रमण किया था। 1757 में जो है सरगुजा जमींदारी पर आक्रमण किया तथा इस समय पेंड्रा जमींदारी पर कब्जा किया था। बिंबाजी ने जो है खासगी सरदार मोहम्मद खां ताराना को जो है बहादुरी के बदले जो है मदनगढ़ जमींदारी के 5 स्थान दिए थे। बिंबाजी भोसले की मृत्यु 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में हुई थी। आनंदीबाई जो है रमाबाई उमाबाई मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नियां थी, जिसमें से एक उमाबाई ने बिंबाजी के साथ सती कर लिया था। निसंतान बिंबाजी ने अपने भतीजे चिमणाजी भोसले को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जो कि नागपुर में रहता था।
बिम्बाजी के काल का विवरण जो है यूरोपीय यात्री कोलब्रुक ने दिया था। बिम्बाजी के कार्य क्या क्या थे, तो प्रशासनिक एकीकरण, रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, नियमित न्यायालय जो है रतनपुर स्थापित था, जमींदारों पर अंकुश जो है स्वतंत्र सेना के माध्यम से जमींदारों पर अंकुश बनाए थे, नई जमींदारी के था राजनांदगांव एवं खुज्जी जमींदारियों का निर्माण किया था, राजस्व संबंधी लेखा जो है तैयार करने की नीति बनाई थी, कला संस्कृति स्थापत्य राम टेकरी मंदिर रातनपुर पहाड़ी पर निर्मित है, स्वर्ण पत्र जो है विजयदशमी पर स्वर्ण पत्र देने की परंपरा की भी शुरुआत हुई थी, भाषा संबंधी मराठी एवं उर्दू भाषा को बढ़ाने का प्रयास किया था, दुधाधारी मठ रायपुर के दुधाधारी मठ के निर्माण में सहयोग दिया था। चिरमंजी भोसले, बिम्बाजी की मृत्यु के बाद चिरमंजी भोसले रतनपुर का शासक बना। शासन जो है 1787 से 99 नागपुर शासक रघुजी द्वितीय इसे शासक नहीं मानते थे। चिरमंजी भोसले ने जो रायपुर के गंधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया था एवं शिमणाजी भोसले नागपुर में रहता था एवं रतनपुर में शासन की बागडोर बिम्बाजी की विधवा आनंदीबाई के हाथों में थी एवं चिरमंजी की मृत्यु के बाद रघुजी भोसले ने जो है यशवंत कालू को छत्तीसगढ़ भेजा, जिसका आनंदी ने विरोध किया था एवं उसकी सेना ने यशवंत कालू को युद्ध में पराजित। आनंदीबाई का रतनपुर पर प्रभाव कायम था। वेंकोजी भोसले शासनकाल था इसका 1787 से 1811 ईस्वी में। बिम्बाजी की मृत्यु पश्चात जो वेंकोजी को जो नागपुर से छत्तीसगढ़ का शासक बनाकर भेजा था, इसे जो है शासन हेतु बिम्बाजी की विधवा आनंदी से संघर्ष करना था। वेंकोजी ने नागपुर में रहकर छत्तीसगढ़ के शासन का संचालन किया था। इसके लिए इसने जो एक नवीन प्रशासन व्यवस्था का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत सूबेदारों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। सूबे शासन या फिर सूबा सरकार कहा जाता था। वेंकोजी छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था के प्रमुख सूत्रधार थे। 1787 में प्रारंभ सूबेदारी पद्धति अथवा सूबा शासन की व्यवस्था जो 1818 तक चली थी। और अप्पा साहब जो है शासन जो है 1811 से 1818 ईस्वी तक। वेंकोजी की मृत्यु के पश्चात 1811 में जो अप्पा साहब छत्तीसगढ़ का वायसराय एवं गवर्नर नियुक्त हुआ था। रघुजी द्वितीय के मृत्यु के पश्चात इसने जो है अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी, पर सोजी भोसले की मृत्यु के बाद अप्रैल 1817 में जो है अप्पाजी साहब नागपुर का शासक बना था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह एवं नवंबर 1817 में जो है अंग्रेजों से युद्ध में पराजित हुआ है, परंतु अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए अप्पा साहब को ही शासक बनाया था। 1818 में जो है अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय नागपुर राज्य जो है अप्पा साहब के अधीन था। सूबा शासन 1787 से लेकर 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ का मराठा राज्य एक सूबा था। सूबेदार सूबे का प्रमुख अधिकारी होता था, जिसके पास सूबे के सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी आदि सभी प्रकार के अधिकार थे। सूबा शासन प्रणाली जब मराठों की उपनिवेशवादी नीति का परिणाम था। इस व्यवस्था के जनक जो है वेंकोजी थे। सूबेदारों का पद न तो स्थायी था न ही वंशानुगत है। इसकी नियुक्ति ठेकेदारी प्रथा के अनुसार होती थी। जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक राशि वसूल कर नागपुर भेजने का वादा करता था वह सूबेदार नियुक्त होता था। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति की प्रतिमा व कार्य कुशलता पर कोई विचार नहीं होता था। सूबेदार कम समय में अधिक आर्थिक लाभ अर्जित करने की चेष्टा रखते थे। इस कारण जो है सूबा पद्धति जनहित कार्यों की उपेक्षा एवं शोषण का पर्याय बन गया था। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सूबेदार कौन थे, तो 1787 से 1818 कर्नल एग्लून जो है 8 सूबेदारों को नियुक्त किए, सूबेदारों का उल्लेख किया है। महिपतराव दिनकर कार्यकाल जो 1787 से लेकर 90 तक था। प्रथम सूबेदार था। महिपतराव को बिम्बाजी की विधवा आनंदीबाई के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके पश्चात शासन की समस्त शक्तियां आनंदीबाई के पास चली गई थी। इसके समय जो है फॉरेस्टर नामक यूरोपीय यात्री ने जो है 1790 में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। विठल दिनकर महिपत राव के पश्चात विठल राव जो है सूबेदार बना था। कार्यकाल जो है 1790 से 96 तक था। इसके गढ़ व्यवस्था को समाप्त कर परगना पद्धति की शुरुआत विठल राव दिनकर ने की थी तथा छत्तीसगढ़ में 27 परगनों में विभाजित किया था। इसके पश्चात जो है इसके समय जो है J.T. ब्लंट ने 1795 में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, रायपुर रतनपुर की यात्रा की थी। भवानी कालू विठल राव के पश्चात जो है भवानी कालू सूबेदार बना था। 1796 से लेकर 97 में था। यह बहुत ही सीमित समय के लिए छत्तीसगढ़ का सूबेदार था। केशव गोविंद भवानी कालू के पश्चात केशव गोविंद सूबेदार बना था। कार्यकाल था 1797 से 1808 ईस्वी तक। छत्तीसगढ़ में नियुक्त सूबेदारों में इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। इसने जो है संबलपुर को मराठा शासन के अधीन किया था। 1909 में जो है छत्तीसगढ़ पिंडारियों का आक्रमण आरंभ हुआ था एवं इसके काल में कोलब्रुक ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की तथा छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में विवरण दिया था। बीकाजी गोपाल दीरो कुल्लूल कर के पश्चात बीकाजी गोपाल सूबेदार बना था एवं कार्यकाल जो 1809 से 1816 ईस्वी तक। 1906 से प्रारंभ पिंडारियों का आतंक इसके काल में बढ़ा, जो कि 1810 तक बना रहा। फ्रेंड ये 1800 है, यहाँ पे 1900 लिख गया है। 1800
1806 से जो प्रारंभ पिंडारियों का आतंक इसके काल में 1810 तक बना रहा एवं इसके काल में जो है सरगुजा रियासत में जो है उत्तराधिकारी संबंधी विवाद हुआ था। छोटा नागपुर व सरगुजा जमींदारी के मध्य सीमा संबंधी विवाद भी इसी के काल में हुआ था। इसी समय जो 1811 में वेंकोजी की मृत्यु हुई तथा अप्पा साहेब छत्तीसगढ़ का गवर्नर बना, इसने जो है सूबेदारों से अधिक धन की मांग की थी। सखाराम हरि जो है बीकाजी गोपाल के पश्चात जो है सखाराम हरि सूबेदार बना, जिसका कार्यकाल 3 माह तक था और 1816 था। इसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। सीताराम टाटिया कार्यकाल था 1816 से 1817 था। सखाराम हरि के पश्चात जो सीताराम टाटिया सूबेदार बने, इसका 8 माह तक कार्यकाल था। यादवराव दिवाकर 1817 से 1818 तक। सीताराम टाटिया के पश्चात यादवराम दिवाकर सूबेदार बना था। यह छत्तीसगढ़ में नियुक्त अंतिम सूबेदार था। छत्तीसगढ़ में सूबेदारों का क्रम क्या था? महिपत राव दिनकर जो है 1787 से 90 तक था। विठल दिनकर जो है 1790 से 96। भवानी कारू का जो है 1796 से 97। केशव गोविंद का जो है 1797 से 1808 ईस्वी। 5वें में जो है वेंकोजी पिंडो, दूसरा था धीरो कुलकर, दोनों का था 1808 से 1809 के मध्य दोनों ही बने हुए थे सूबेदार। बीकाजी गोपाल जो है 1809 से 1816 तक। सखाराम हरि एवं सीताराम टाटिया दोनों का कार्यकाल जो है 1816 से 1817 के मध्य था। यादव दिवाकर जो है 1817 से 1818 तक था एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान नवंबर 1817 में जो है सीताबर्डी के युद्ध में अप्पा साहेब पराजित हुए और 1818 की नागपुर की संधि से अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थापित हुआ था। सूबेदार एवं विदेशी यात्री कौन कौन आए थे? तो महिपात राव दिनकर के समय में थे जॉर्ज फॉरेस्टर, विठल राव दिनकर के समय में कैप्टन J.T. ब्लंट एवं केशव गोविंद के समय में कोलब्रुक आए थे। इस प्रकार से फ्रेंड इस वीडियो में जो है सूबेदारी व्यवस्था से संबंधित जितने भी कलचुरी, रतनपुर के कलचुरी, रायपुर के कलचुरी से संबंधित जितने भी थ्योरी पोर्शन थे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।